हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेन सर में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो CIB रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड है, जो कि यूनिट 16 है, रिकवरी ऑफ रिटेल लोन। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे यूनिट 16 को और रिटेल लोन के रिकवरी से रिलेटेड टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें है recovery of retail loan. The success of any banking initiative is judged only by the profit generated from the business segment. ठीक है दोस्तों, कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के कैसे चल सकता है। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस को नहीं चलाया जा सकता, और इसमें से भी बैंक एक है। तो प्रॉफिट कब होगा दोस्तों, जब जो लोन हमने दिया है वो प्रॉपर रिकवर होता रहेगा, टाइमली उससे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तो वही जो है बैंक का प्रॉफिट होता है। तो बैंक अग्रेसिवली बिल्ड अप देयर रिटेल असेट पोर्टफोलियो टू एक्सपेंड बिजनेस एज रिटेल असेट आर वन ऑफ द बेस्ट रेवेन्यू ड्राइवर्स इन बैंकिंग। मोरओवर, सिंस द कस्टमर बेस इज लार्ज एंड heterogeneous in the nature, the risk in the retail asset functioning is well diversified. बैंक, ठीक है, इसका मतलब समझ गए दोस्तों। जो रिस्क है वेल डाइवर्सिफाइज का मीनिंग है कि हम कई सेक्टर्स में लोन को बांटे हुए हैं। तो अगर एक ही सेक्टर में रहता है तो थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन अगर डाइवर्सिफाई रहता है तो मान लिया एक सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम होगी तो दूसरा भी चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपकी अर्निंग बनी रहेगी। बैंक टेक एडवांटेज ऑफ दिस phenomena and expand exponentially their retail asset portfolio. Apart from the foreign bank, the new generation private sector bank aggressively expanded their retail asset portfolio in the past decades. That the retail asset portfolio one of the top private sector bank exceed over 50%. तो इनका कहना यही है दोस्तों कि रिटेल बैंक में इतना स्कोप है कि वन ऑफ द टॉप बैंक, कोई टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसका जो है रिटेल असेट पोर्टफोलियो जो है 50% से एबव हो गया है। तो ये है प्राइवेट का हाल। तो पब्लिक सेक्टर बैंक या गवर्नमेंट बैंक का तो करना ही है। तो ये हो गया थोड़ा सा हिस्ट्री दोस्तों। उसके बाद देखते हैं बट द एग्रेसिवली अप्रोच ऑफ प्राइवेट बैंक all these years toned down 2008-2009 ड्यू टू ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। लेकिन अब जो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक थे दोस्तों, धीरे धीरे इनका ये कम हो रहा है। थ्रो द सेम वाज रिलेटिवली लेसर इन इंडिया, बट इंडिया में ये उसी ढंग से चल रहा है। द ग्रोथ रेट ऑफ रिटेल असेट कम डाउन एज बैंक्स वेयर मोर कॉशियस इन देयर रिटेल लैंडिंग। ठीक है, कि इनका कहना है कि जो रिटेल असेट है वो डाउन नहीं जा रहा है, क्योंकि जो बैंक्स हैं वो बहुत सारा कॉशियस स्टेप्स उठाते रहते हैं टाइम टू टाइम। इन एडिशन, द delinquency in default rate were also on the risk making the bank to go on back foot। तो वही है दोस्तों, जो डिफ़ॉल्ट डिलिक्वेंसीज हैं ये भी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, तो जिसके लिए भी बैंक जो है रिटेल लैंडिंग में बहुत सोच समझ के लैंडिंग करती हैं। इन केस ऑफ हाउसिंग लोन, रिशेड्यूल वाज डन इन अ मेजर वे सो दैट asset do not slip to the non-performing asset category and attract loan loss provision and affect the bottom lines। ठीक है, इनका कहना है कि होम लोन जो कि बड़े लोन होते हैं, तो इनका अगर ज़रूरत पड़ा तो रीशेड्यूलिंग भी जल्दी किया जाना चाहिए, और जो भी क्विक स्टेप्स है वो उठाने जाने चाहिए, नहीं तो आपका बहुत सारा अमाउंट जो है NPA बन जाएगा, और NPA हो गया तो आपको प्रोविजनिंग अलग से करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब इनको दिखा रहे हैं ग्रोथ रेट ऑफ रिटेल एंड बैंकिंग एसेट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो ये है दोस्तों, तो रिटेल बैंकिंग तो ग्रोथ में है ही, तो ये अलग अलग सेक्टर हैं उनका दिया गया है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, एग्ज़ाम में सब नहीं पूछा जाता है। तो अब आता है परसेंटेज ऑफ रिटेल असेट टू टोटल असेट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, मतलब कि रिटेल असेट का क्या परसेंटेज है टोटल असेट में।
तो टोटल एडवांटेज ऑफ द बैंकिंग सिस्टम जो है 2004 में इतना था और 2009 में बढ़ के देखें इतना हो गया है। और परसेंटेज शेयर जो है ये 21.9% था, अब धीरे से बढ़ के बीच में बढ़ा था, फिर जब वो क्राइसिस आ गया उसकी वजह से 21.3% हो गया, लेकिन अभी 2020-21 में ये भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो रिटेल असेट है बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे रहा है। डिफ़ॉल्ट एंड रिशेड्यूलिंग इन रिटेल लोन्स। व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट? डिफ़ॉल्ट क्या है? तो डिफ़ॉल्ट इज़ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट विच अपीयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ एग्रीड इंस्टॉलमेंट। ठीक है दोस्तों, डिफ़ॉल्ट एक्चुअली क्या है कि जो एग्रीमेंट था टाइमली इंस्टॉलमेंट देने का वो नहीं किया जा रहा है, तो इसी को डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। इफ़ द रीपेमेंट शेड्यूल इज़ नॉट अधेयर्स टू एज पर द कमिटमेंट मेड देन इट ट्रांसलेट्स इनटू डिफ़ॉल्ट। फिर अगर समय पे नहीं दिया गया धीरे धीरे वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द डिफ़ॉल्ट ग्रेड इज़ अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट फ्रॉम द सिंपल ओवरड्यू टू स्टेज ऑफ एनपीए। और धीरे धीरे ये ओवरड्यू होता है, ओवरड्यू के बाद ये एनपीए हो जाते हैं खाते। व्हाट आर द रीजन फॉर डिफ़ॉल्ट इन रिटेल लोन? और ये बोल रहे हैं कि इसका रीजन क्या है। लेट अस टेक द केस ऑफ होम लोन। होम लोन आर ऑफर्ड इन टू प्राइस फॉर्मेट, वन इज़ फिक्स्ड प्राइसिंग एंड सेकंड इज़ वेरिएबल प्राइसिंग, मतलब फ्लोटिंग रेट। द irony is that even fixed pricing take the character of the floating pricing as interest is reset as per the reset clause agreed between the lender and borrower। ठीक है दोस्तों, कि होम लोन जो है दो तरह का होता है, एक तो फिक्स्ड प्राइसिंग का होता है, एक फ्लोटिंग प्राइसिंग का होता है। और जो फ्लोटिंग प्राइसेस का है वो बीच बीच में से वो 1 साल में या 2 साल में वो रीसेट होता रहता है क्लॉज के हिसाब से जो एग्रीड किया गया है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से। द मंथली इंस्टॉलमेंट आल्सो कॉल्ड एज EMI आर फिक्स्ड बेस्ड ऑन द रेट प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ अवेलिंग द लोन एंड एग्रीड रीपेमेंट पीरियड बेस्ड ऑन सर्विसिंग कैपेसिटी ऑफ द बारोवर। ठीक है, बारोवर की कैपेसिटी के ऊपर ही उसका EMI बनाया जाता है एट द टाइम ऑफ डिस्बर्समेंट ऑफ लोन। स्लीप चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट से 200 या 300 बेसिस पॉइंट। ये देखें बेसिस पॉइंट मतलब क्या है दोस्तों, 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%, 200 मतलब 2%, 3% विल चेंज द इक्विलिब्रियम ऑफ द रीपेमेंट। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ेगा तो क्या कर देगा, जो इक्विलिब्रियम है रीपेमेंट का वो चेंज कर देता है। एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट आइदर फिक्स्ड और फ्लोटिंग विल इंक्रीज द EMI एंड हेंस द कस्टमर हैज़ टू पे मोर देन व्हाट वाज ओरिजिनली कमिटेड। अभी क्या होता है, जब हम लोग कस्टमर के उसके फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से उसका EMI तय करते हैं, लेकिन जैसे ही यह EMI बढ़ जाता है तो उसका जो आर्थिक स्थिति है वो तो चरमरा गई और फिर वो सही समय पे अपना EMI नहीं भरता है। सिंस देयर आर चांसेस दैट द कस्टमर वुड नॉट बी एबल टू सर्विस द हायर EMI द लोन रिपेमेंट विल बी अंडर डिफ़ॉल्ट। और जब वो हायर EMI नहीं दे पाएगा तो क्या होगा, वो डिफ़ॉल्ट की तरफ भागता है। इफ़ द लोन इंस्टॉलमेंट आर नॉट सर्विस्ड फॉर 3 मंथ देन द लोन बिकम NPA। ये आप लोगों को पता ही। हाउ टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम? The reason for the increase in interest rate may be due to genuine reason like macroeconomic factor or asset liability management policy of the bank. There are 2 expected outcome to this situation। अब जो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोस्तों, तो इसके 2 सिचुएशन हो जाती है। पहला, टू पे द हायर EMI, या तो कस्टमर जो है जो EMI बढ़ा है वो पे करता रहे, सो दैट रीपेमेंट पीरियड इज केप्ट एट द सेम लेवल, जिससे कि पेमेंट पीरियड जो है बना रहे। और उसके बाद क्या, टू पे रिड्यूस्ड EMI, या पहले जितना EMI था उसी तरह से देता रहे लेकिन जो पेमेंट पीरियड है वो बढ़ जाएगा। देखें लिखा है ना, और एक्सटेंड इवन बियॉन्ड द पीरियड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए फिर रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। एनी ऑफ द एबव टू हैज़ टू अफेक्टेड बाय द बैंक।
सम कस्टमर में बी विलिंग टू पे हायर EMI, कुछ लोग हायर EMI पे करते हैं और कुछ लोग ये सोचते हैं भाई इतना EMI चलता रहे, समय बढ़ जाए। द अदर ऑप्शन इज टू पे EMI एंड, ये तो हम बात कर ही लिए। तो उसके बाद क्या आता है जो हम लोग देखे, आई सेड अर्लियर इन रिटर्न नोट रीशेड्यूलिंग। रीशेड्यूलिंग क्या होगा, क्योंकि अब उसका टाइम पीरियड बढ़ रहा है। मेनली हैपन्स इन हाउसिंग लोन एज दे आर ऑफ लॉन्ग टेनर एंड मॉर्गेज बैक। रीशेड्यूलिंग हैपन्स इन क्रेडिट कार्ड्स एंड पर्सनल लोन सेगमेंट आल्सो वेयर इंटरेस्ट रेट आर क्वाइट हाई। ठीक है, रीशेड्यूलिंग यहाँ भी किया जा सकता है क्रेडिट कार्ड में और पर्सनल लोन में भी। एंड अनसिक्योर्ड इन नेचर, हैंस डिफ़ॉल्ट हैपेंस मेनली ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो इनका कहना है कि डिफ़ॉल्ट 2 रीजन से हो सकते हैं। पहला तो जेन्युइन डिफ़ॉल्ट, मतलब मान लो कुछ प्रॉब्लम है और कस्टमर पैसे देना चाह रहा है, बट ड्यू टू दिस जेन्युइन प्रॉब्लम वो पैसे नहीं देना चाह रहा है। तो मतलब जो भी रीजन है वो बियॉन्ड बारोवर है, बियॉन्ड के कंट्रोल के बाहर है, तो पे नहीं कर पा रहा है, तो इसको जेन्युइन डिफ़ॉल्टर कहते हैं। और एक होता है विलफुल डिफ़ॉल्ट। तो विलफुल डिफ़ॉल्ट में क्या, वेयर द बारोवर डेलिबरेटली डिफ़ॉल्ट विथ मेटाफाइड इंटेंशन, मतलब उसके पास इनकम है, वो पे करने लायक है, लेकिन वो इंटेंशनली नहीं पे करना चाह रहा है, तो ऐसे लोगों को विलफुल डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में रखा जाता है। तो अभी वही है, जेन्युइन डिफ़ॉल्टर क्या है, इसको हम लोगों ने देखा, ये ड्यू पर्सनल सेटबैक, जॉब लॉस एंड अनफोर्सिन मेडिकल एक्सपेंसेस, मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया जो उनके कंट्रोल से बाहर था और वो EMI नहीं दे पाए। और विलफुल डिफ़ॉल्टर के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इन विलफुल डिफ़ॉल्ट द कस्टमर डेलिबरेटली फेल टू पे EMI एंड एटीट्यूड इज नेगेटिव, उनका एटीट्यूड ही नेगेटिव रहता है, वो गवर्नमेंट के पैसे को देना ही नहीं चाहते। द इंटेंशन ऑफ द बारोवर आर मॉडिफाइड एंड देयर इज नो अटेम्प्ट फ्रॉम द फॉरवर साइड टू सर्विस द लोन एज पर कमिटेड रिपेंट, मतलब जो बारोवर है उसके साइड से कोई नहीं, वो शांति से बैठा रहेगा। द ऑब्जेक्टिव इज टू डिले इन EMI एंड पुट द बैंक इनटू डिफिकल्टी इन विलफुल डिफ़ॉल्ट। द अप्रोच ऑफ द बैंक विल बी ऑन द रिकवरी बेसिस। ठीक है, तो बैंक की कोशिश रहेगी कि किसी तरह से हमारा ये पैसा रिकवर हो, एज द चांसेस ऑफ रिकवरी आर नॉट सो ब्राइट, क्योंकि देखें अब अगर वो देना होता टाइमली पेमेंट करता तो रिकवरी क्या है उतनी अच्छी नहीं है। सो बैंक टेक अ सिस्टमेटिक एंड फर्म अप्रोच फॉर रिकवरी ऑफ दिस लोन्स। तो बैंक क्या करेगा, अपना जो रिकवरी रूल्स है उसको फॉलो करना शुरू करेगा। उसके बाद है दोस्तों, हैविंग अंडरस्टूड अबाउट द 2 मेजर टाइप्स ऑफ डिफ़ॉल्ट। अब आपने ये समझ लिया कि ये दोनों मेजर डिफ़ॉल्ट क्या हैं, अपना जेन्युइन डिफ़ॉल्टर क्या है, विलफुल डिफ़ॉल्टर क्या है। अब जब विलफुल डिफ़ॉल्टर पैसे नहीं देना चाहेगा तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपना पैसा छोड़ देंगे, क्योंकि आप भी सर्विस कर रहे हैं और बैंक का पैसा है, आम लोगों का पैसा है, तो उसको हम लोग रिकवर करने के लिए रिकवरी जो प्रोसेस है, रिकवरी रूल्स है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। द रिकवरी प्रोसेस इज़ ए साइंटिफिक एज वेल एज एन इसेंशियल टूल। ठीक है, ये क्या है, साइंटिफिक एज वेल एज एन इसेंशियल टूल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ रिटेल एसेट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप जाके उससे लड़ाई कर लेंगे, नहीं पैसे नहीं देगा उसको लाके जेल में, ऐसा नहीं है। जो एज़ पर रूल बैंक में जो पॉलिसी बनाई गई होगी, रिकवरी पॉलिसी, उसके हिसाब से आप लोग एक्शन लेते हैं। बोथ जेन्युइन डिफ़ॉल्टर्स एज वेल एज विलफुल डिफ़ॉल्टर, जिसके साथ जैसा है वो किया। अगर जेन्युइन डिफ़ॉल्टर है तो उसके साथ हम लोग थोड़ा सा ये करके उसका रीशेड्यूलिंग वगैरह भी करते हैं और उसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे वो रिपेमेंट करने लगता है। लेकिन जो विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं वो पे नहीं करना चाहते, उन्हें उनके साथ लीगल एक्शन लेना पड़ता है। जो सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं उसके रिकवरी के लिए सरफेसी एक्ट वगैरह सब चीज़ देखना पड़ता है। ठीक है, अब आता है दोस्तों रिकवरी पॉलिसी। द रिकवरी पॉलिसी, जैसे हमने पहले ही कहा, बैंक की कुछ रिकवरी पॉलिसी होती हैं जो बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड होती हैं। द रिकवरी पॉलिसी क्लॉजेज आर क्लियरली स्पेल आउट द रिकवरी पॉलिसी ऑफ द बैंक। ठीक है, द फंडामेंटल अजम्पशन एंड अप्रोचेज टू रिकवरी आर क्लियरली कम्युनिकेटेड टू द कस्टमर। अब कस्टमर को क्लियरली जो रिकवरी प्रोसेस है
वो सारी चीज़ें पहले कम्युनिकेट करना है, नोटिस देना है। लेट अस सी द डिफरेंट क्लासेस ऑफ रिकवरी पॉलिसी। ठीक है, अब रिकवरी पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये देख लेते हैं। इसमें लिखा है प्रीएम्बल, तो हर बैंक की अलग अलग रिकवरी पॉलिसी होती है। नॉर्मली सारे कॉमन ही होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बैंक टू बैंक डिफ़र करती हैं। द डेफ्ट कलेक्शन पॉलिसी ऑफ द बैंक इज़ बिल्ट अराउंड डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द कस्टमर। ठीक है, तो जो भी आपकी पॉलिसी बनती है वो बैंक जो कस्टमर है उसकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट को देख के बनाई जाती है। द बैंक विल नॉट फॉलो पॉलिसी दैट आर अनड्यूली कोर्सिव एंड कलेक्शन ऑफ ड्यू। ठीक है, द पॉलिसी इज बिल्ट ऑन कर्सी, fair treatment and persuasion. The bank believe in following fair practice with regard to collection of due and repossession of security. ठीक है, तो बैंक एक सीमा में रह के नियम कानून के अंदर ये सारी कार्रवाई करती है और ये सारे उसके रूल्स हैं कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया जाए और ये कर दिया जाए। बैंक विल एक्सप्लेन द कस्टमर अप फ्रंट ऑफ मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, हाउ डू EMI, ये सारी चीज़ें क्लियरली बता देना है। बैंक वुड एक्सपेक्ट द कस्टमर टू अधेयर टू द रिपेमेंट शेड्यूल एग्रीड टू। ये आपका रिकवरी पॉलिसी का प्रीएम्बल है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उसमें पॉलिसी के अंदर, और इसका आप लोग अच्छा सा पालन भी करेंगे। अब जनरल गाइडलाइंस है, ऑल मेंबर ऑफ द स्टाफ ऑफ एनी पर्सन अथोराइज टू रिप्रेजेंट द बैंक इन कलेक्शन और सिक्योरिटी रिपोजिशन वुड फॉलोइंग गाइडलाइन। अब जो मेंबर हैं बैंक के, जो रिकवरी टीम है उनके मेंबर, उनके लिए भी गाइडलाइंस दी गई है। ऐसा नहीं वहाँ जाएंगे उल्टा सीधा बोलेंगे, गाली देंगे, और नहीं, आपको एक जो ये बनाया गया है उसके अंदर ही रह के कोड ऑफ कंडक्ट, उसके अंदर ही रह के आप अपनी रिकवरी को प्रोसेसिंग करेंगे। द कस्टमर वुड बी कॉन्टेक्टेड ऑर्डिनरीली एट अ प्लेस ऑफ हिज चॉइस। मतलब कस्टमर को आप कहाँ, अगर वो पहले से बता रहा है कि हमें यहाँ ना मिलिए, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ ऑफिस में नहीं आना है, घर पे आना है, तो आप उसके घर पे जाना है। आइडेंटिफाई द अथॉरिटी ऑफ द पर्सन अथोराइज टू रिप्रेजेंट द बैंक फॉर फॉलोइंग ऑफ द रिकवरी ड्यूज। और जो मेंबर है, रिकवरी टीम है, उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए, है। बैंक वुड रिस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ द बारोवर। बहुत ज़रूरी है कि ग्राहक को उसका प्राइवेसी मेंटेन कैसे किया जाए, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। बैंक इज़ कमिटेड टू इंश्योर दैट ऑल रिटेन एंड वर्बल कम्युनिकेशन विद इट्स बारोवर विल बी इन सिंपल बिजनेस लैंग्वेज। हाँ, तो ये भी ध्यान देना चाहिए दोस्तों। पता चला अभी रूरल एरिया का नॉर्थ इंडियन है, उसको आप इंग्लिश में नोटिस देंगे, वो पूरा अच्छे से समझ नहीं पाएगा, तो इसलिए उनके रीजनल लैंग्वेज में आप उनको जो भी इंफॉर्मेशन देना है दे दिए, जिससे वो इजीली उसको समझ सके। नॉर्मली बैंक रिप्रेजेंटेटिव विल कॉन्टेक्ट द बारोवर बिटवीन 7 से AM से 7 PM। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली जो रिकवरी टीम है बारोवर को कब से कब कांटेक्ट करेगी, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक। ठीक है दोस्तों, ये है अनलेस द स्पेशल सर्कमस्टेंस, या जब तक कोई बहुत ज़रूरी नहीं हो जाता तब तक आप यही रूल फॉलो करेंगे। बारोवर्स रिक्वेस्ट टू अवॉइड कॉल्स एट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, अगर बारोवर बोलता है कि हमें इस समय बिजी रहते हैं, इस समय कॉल ना करें, तो आप उसको ऑनर करें और उस समय उसको कॉल ना करें। बैंक विल डॉक्यूमेंट द एफर्ट मेड फॉर द रिकवरी ऑफ ड्यूज एंड कॉपी कम्युनिकेशन सेट टू कस्टमर इफ एनी। बैंक को ये सारे कम्युनिकेशन जो किए जा रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर आगे बढ़ती है केस तो आपके पास वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट जो नोटिस वगैरह दिए हैं वो भी आपके पास रहने ज़रूरी हैं। अदरवाइज जो बारोवर है, कस्टमर है, वो सीधे बोल देगा हमसे कांटेक्ट नहीं किया गया, नहीं तो हम पैसे दे देते हैं। ऑल असिस्टेंस विल बी गिवन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट और डिफरेंसेस रिगार्डिंग ड्यूज इन ए मैनुअली एक्सेप्टेबल एंड इन एन ऑर्डिनरी मैनर। ठीक है, जो डिस्प्यूट है उसको सामने बैठ के प्रॉब्लम सुन के, उनकी प्रॉब्लम बता के, उस डिस्प्यूट को ऑर्डरली मैनर में रिजॉल्व करना चाहिए। इनअप्रोप्रिएट ओकेजन सच एज bereavement in the family or such other calamitous occasion
विल बी अवॉइडेड फॉर मेकिंग कॉल्स विजिट। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम है फैमिली में, उसको कुछ इमरजेंसी आ गई है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उस समय आपको अवॉइड करना चाहिए, ना तो कॉल करें ना तो उसके पास जाएं, ठीक है। नहीं तो वैसे ही नहीं दे रहा है, अब प्रॉब्लम में आप उसके यहाँ, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसी समय गए आप, बोले नहीं हमारा EMI चाहिए, तो क्या वो देगा? नहीं देगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जो भी रिकवरी टीम हो और तो पॉलिसी में इन सब चीज़ें मेंशन है। आपको एक बार जो बैंक की रिकवरी पॉलिसी है उसको ज़रूर स्टडी कर लें और उसके हिसाब से अपना एक्शन शुरू करें। वाइल रिटन कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक रिमाइंडर or visit by the bank representative to borrower's place or residence will be used as loan follow-up measures, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने लोन दे दिया उसके बाद एक भी बार उसके यहाँ नहीं जाएंगे, फॉलोअप नहीं करेंगे, तो शायद ही वो फिर से, बहुत कम लोग होंगे जो टाइमली रीपेमेंट करते रहें। तो आपको फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। बैंक विल नॉट इनिशिएट एनी लीगल और other recovery measures including repositioning of the security without giving due notice, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी प्रोसेस अगर अपना रहे हैं तो उसका ड्यू नोटिस देना ज़रूरी है राइटिंग में। अगर आप वो पर्सनली एक्सेप्ट कर लेता है ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे और जो उसकी रसीद वगैरह है दोस्तों आप उसके फाइल में अवश्य अटैच कर दें। द बैंक विल फॉलो ऑल सच प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड अंडर लॉ फॉर रिकवरी रिपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी, और ये सब आप अंडर लॉ रह के ही करेंगे जो रिकवरी लॉ कह रही है। अब आता है दोस्तों रिपोजिशनिंग ऑफ सिक्योरिटी। रिपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी इज एम एट रिकवरी ऑफ ड्यू एंड नॉट टू डिप्राइव द बोरोवर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। तो बहुत सारे बोरोवर्स ऐसे हैं या बहुत सारे लोन ऐसे हैं कि जब लोन देते हैं तो उसके साथ कुछ सिक्योरिटी को भी लिया जाता है, कि जैसे हाउसिंग लोन है तो मॉर्गेज वगैरह कराया जाएगा, या व्हीकल लोन है तो हाइपोथिकेशन कराया जाएगा। तो आप जब डिफ़ॉल्ट हो गया है, वो पे नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे? तो उसको आप लोग रियलाइज़ करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए भी प्रॉपर नोटिस देना चाहिए, सीजर नोटिस देना चाहिए और ऑक्शन का नोटिस देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एज़ पर रूल्स आप उसको करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आज ही गए और बोले नहीं भैया आपका ये बंधक है ज़मीन और हम इसको ये करेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। जो भी करना है वो एज़ पर लॉ और रिकवरी पॉलिसी के तहत ही करना है। वैल्यूएशन एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी। वैल्यूएशन एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी रिपोज्ड बाय द बैंक विल बी कैरिड आउट एज पर लॉ एंड इन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, ठीक है। बैंक विल है, मान लिया किसी प्रॉपर्टी को आपने ये किया है, मॉर्गेज किया है और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं निकलवाएंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा एग्जैक्ट वैल्यू क्या है प्रॉपर्टी का, तो बाद में आपके ऊपर उल्टा केस कर सकता है। तो इसलिए जब भी आप ऐसे सिक्योरिटी का रियलाइजेशन करें तो उसका प्रॉपर वैल्यूएशन निकलवाएं और उसके हिसाब से बैंक का जो अमाउंट है उसको रिकवर करें और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है फिर से उसके खाते में रिटर्न कर दें, ठीक है। और बैंक शैल हैव अ राइट ऑफ सेट ऑफ एंड लीन रिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर लीन और चार्जेस, ठीक है। तो अगर उसके दूसरे अकाउंट में पैसे वगैरह हैं तो आप उसको राइट ऑफ सेट ऑफ के माध्यम से, पावर से उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। बैंक में एट इट्स सोल डिस्क्रेशन क्लोज द डिपॉजिट प्रीमेच्योरली, ठीक है। वही है, राइट ऑफ सेटअप के लिए बैंक के पास पावर होती है कि वो डिपॉजिट्स जो हैं वो प्रीमेच्योर भी क्लोज कर सकता है, ठीक है। और अप्लाई ए पैनल इंटरेस्ट ऑन द सेम, और उस पर पैनल इंटरेस्ट भी लगा सकता है। तो बैंक के पावर में रहता है और कर सकता है, इससे नहीं डरना चाहिए। एक्सेस अमाउंट इफ एनी, वही जो बताया, obtained on sale of property will be returned to the borrower after meeting all the related expenses provided the bank is not having any other claim against the customer, ठीक है। तो रिटर्न करने से पहले आप इंश्योर कर लें कि borrower का कोई और ड्यूज वगैरह बच तो नहीं गया है, वो सारा चीज़ रिकवर करने के बाद ही आप रिटर्न की प्रक्रिया फॉलो करेंगे। अगला है दोस्तों अपॉर्चुनिटी ऑफ borrower टू टेक बैक द सिक्योरिटी, ठीक है। जो बारोवर है उसके पास अपॉर्चुनिटी भी होता है
कि जो आपने ऑक्शन कर रहे हैं मॉर्गेज प्रॉपर्टीज़ का, तो उनके पास ऑप्शन रहता है कि आके उसको वो पुनः खरीद सकते हैं। तो ये भी किया जा सकता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग लेते हैं रिकवरी एजेंट का हेल्प। तो अगर मान लिया कि आपके पास स्टाफ कम है या आप उतने सारे मेजर्स नहीं ले पा रहे हैं जैसा लेना चाहिए और प्रॉपर इफ़ेक्टिव रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो आप लोग रिकवरी एजेंट का भी हेल्प ले सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट रिकवरी द रिटेल लोन, द फर्स्ट थिंग विच फ्लैश in our mind is most dread recovery agent deployed by the bank for recovery of loan in which default happens। ठीक है, अब ये जो रिकवरी एजेंट हैं ये प्रॉपर इनके पास लाइसेंस होता है और उसी के हिसाब से बैंक के रिकवरी पॉलिसी के हिसाब से ये लोग कार्य करते हैं। अब आता है दोस्तों RBI गाइडलाइंस फॉर रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट के लिए RBI की गाइडलाइंस दोस्तों, RBI वाइड देयर सर्कुलर इतना द इशूड गाइडलाइंस फॉर ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक, सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए फॉर रिकवरी एजेंट इंगेज बाय देम फॉर रिकवरी ऑफ लोन इन व्यू ऑफ द राइज इन द नंबर ऑफ डिस्प्यूट एंड लिटिगेशन अगेंस्ट बैंक फॉर इंगेज इन रिकवरी एजेंट। अब रिकवरी एजेंट जाते हैं तो किसी भी स्तर पे जाके रिकवरी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसी से उनका कमीशन मिलता है। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, इंसल्ट करना या उनको गाली वगैरह देना, जिससे कि डिस्प्यूट बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए RBI ने रिकवरी एजेंट के लिए गाइडलाइंस बनाया है, जो कि अप्रैल 2008 में था। Hence RBI felt that need has arisen to review the policy, practices and procedure involved in engagement of recovery agent by Bank of India. Reserve Bank issued draft guidelines which were placed on their website for comments of all connected concerned। मतलब पहले उन्होंने ड्राफ्ट बनाया था और फिर उसमें कुछ ज़रूरी जो चीज़ें ऐड करनी थी उसका उनका कमेंट लिया। बेस्ड ऑन फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बैंक इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, द ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैव बीन सुटेबली रिवाइज्ड and the guidelines finalized and implemented by RBI as follow। ठीक है, तो RBI उसको फिर से बना के दिया जिसको सब लोग फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपने इस वीडियो में देखा और आगे के लिए हम अगला वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। तो फिर से हम लोग रिकवरी एजेंट के लिए गाइडलाइंस क्या क्या हैं उसका डिस्कशन करेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।